हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने अपनी एलिजाबेथन एज शुरू की है, शेक्सपियरियन एज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरी इंट्रो दी उसकी एंड बाइबल की ट्रांसलेशन बताई और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स टेक्निक्स मैंने फिर से शेयर किए थे उस वीडियो के शुरू में ही कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। जो मैंने पीछे 64 एज के अंत वाले लेक्चर में बताया था वो इस वाली एज के शुरू में बताया, तो फिर से उसके बारे में मेंशन करना चाहती हूँ। ध्यान रखें, ताली दो हाथों से बजती है, एक मैं हूँ एक आप। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करना ना भूलें। जो जैसे जैसे गाइड किया गया है उसे बहुत अच्छे से फॉलो करें अगर लिटरली आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं जो अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है ग्लोरियस कलर्स के साथ। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आज आपको दिख ही रहा होगा फ़ोटो। ये राइटर आज हम एलिजाबेथन एज में लेने शुरू करेंगे। तो आपको पता है ये वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर राइटर हैं, पोएट हैं एलिजाबेथन एज के, जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये जो नुकीली सी दाढ़ी वाले ऐसे देख रहे हैं आपको, ये है एडमंड स्पेंसर। और ये हमारे नोट्स की खासियतें हैं। मैं चाहती हूँ मेरा हर बच्चा जो लिटरेचर पढ़े वो इन सब राइटर्स के फ़ोटो उन्होंने देखा हो, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है एंड थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। अभी के लेक्चर में हम एक तो एडमंड स्पेंसर की पूरी इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ खास बातें आई विल बी शेयरिंग विद यू अबाउट हिम, और उनका वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट वर्क भी एक हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर भाई साहब। तो एडमंड स्पेंसर को लेकर दोस्तों जो पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये तो है ही, ये पोएट है इस एज के, नो डाउट। एलिजाबेथन एज इज़ नोन फॉर ड्रामा के लिए जानी जाती है, पर मैंने शुरू में भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि ड्रामा के लिए जानी जाती है तो इसमें ड्रामा ही है, इसमें पोएट भी मौजूद है, पोइट्री भी मौजूद है। और इस एज में सबसे पहले राइटर जो हम ले रहे हैं एडमंड स्पेंसर, ये बेसिकली दोस्तों पोएट ही थे, कवि ही थे। इनको लेकर जो खास बात मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, चार्ल्स लैम्प करके एक राइटर हुए हैं, उन्होंने एडमंड स्पेंसर को एक टाइटल दिया था पोएट्स का पोएट, पोएट्स पोएट, कवियों का कवि। ठीक है, जैसे हम भोले बाबा शिवजी भगवान को कहते हैं ना देवों के देव महादेव, कि सभी देवताओं में सबसे बड़े हैं वो, वैसे ही चार्ल्स लैम्प ने एडमंड स्पेंसर को कहा पोएट्स का पोएट, कवियों का कवि, कि जितने भी कवि हैं उसमें द बेस्ट कवि एडमंड स्पेंसर हैं। और खुद चार्ल्स लैम्प को लेकर भी एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है। जो चार्ल्स लैम्प है दोस्तों, उनको हम प्रिंस ऑफ एसे कहते हैं। प्रिंस होते हैं राजकुमार, ऐसे हो गया, ऐसे आप सब जानते हैं जॉनर है, जैसे हमारे नॉवल होते हैं, ड्रामा होते हैं, वैसे ऐसे भी होते हैं जिसमें हम किसी पे अपनी कोई चीज़ कहें, अपनी टिप्पणी कहें, डेट इज़ ऐसे। आपने 10th तक हिंदी मीडियम में ऐसे लिखे होंगे, इंग्लिश के पेपर में ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, तो चार्ल्स लैम्प ने एडमंड स्पेंसर को कहा पोएट्स का पोएट, कवियों का कवि। ठीक है, और खुद चार्ल्स लैम्प के बारे में जो मशहूर स्टेटमेंट है दैट इज प्रिंस ऑफ एसे, इन्हें हम एसे का प्रिंस कहते हैं, कि खुद ये एसे में बहुत अच्छे थे। जो फ्रांसिस बेकन है उनको हम एसे का फादर कहते हैं, कि वो लेकर आए हैं इसे, एंड चार्ल्स लैम्प को हम एसे का प्रिंस कहते हैं। फादर बड़ा हुआ, प्रिंस छोटा हुआ, पर एसे की मेन पर्सनैलिटी है। तो आप देख सकते हैं कैसी चीज़ें लिंक हैं। एलिजाबेथन एज में अभी हम एडमंड स्पेंसर पढ़ रहे हैं, जिनको चार्ल्स लैम्प ने कहा पोएट्स का पोएट, फिर चार्ल्स लैम्प को हम कहते हैं प्रिंस ऑफ एसे, फिर जो फ्रांसिस बेकन है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ एसे। ठीक है, तो ये चीज़ें ना जो मैंने आपको अभी बताई, ये आपके दिमाग में भी इंटरलिंक हो रही होंगी या होनी शुरू हो जाएंगी जब ये सारे लेक्चर्स आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, अभी जब आप एक एक एज कर रहे हो, एक एक लेक्चर कर रहे हो, आपका नॉलेज पॉइंट में है। ओके, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पीछे का रिवीजन करते चलेंगे, तो आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं होगी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पीछे का जो पढ़ा है वो आप रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, चार्ल्स लैम्प एलिजाबेथन एज के राइटर नहीं है,
फ्रांसिस बेकन भी इस एज के राइटर नहीं है, पर जब मैंने आपको ये स्टेटमेंट पढ़ाई कि चार्ल्स लैम्ब को हम पोइट्स का पोइट कहते हैं, साथ में मैंने और एज के राइटर लेके उनके बारे में भी बताया। ये सेम नॉलेज आपके अंदर भी आ जाएगा। क्यों बता रही हूँ? ताकि पता लगते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हो गया एडमंड स्पेंसर को लेकर, इस एज के पोएट हैं और कवियों के कवि कहकर इनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि, मतलब इनका मायना बढ़ा दिया चार्ल्स लैम्ब ने। और चार्ल्स लैम्ब को खुद क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ ऐसे। और फादर ऑफ ऐसे कौन है? फ्रांसिस बेकन। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे एंड वन ऑफ हिज पॉपुलर वर्क लेंगे जिनका नाम है शेफर्ड कैलेंडर। ठीक है, शेफर्ड कैलेंडर। अब आगे बढ़ने से पहले जो इसका नेम है, इसी आधार पर मैं आपको दो चीज़ें बता दूंगी, एक शेफर्ड के आधार पर और एक कैलेंडर के आधार पर। ठीक है, जो टाइटल है उसी आधार पर इस वर्क की कुछ खास बातें बता दूंगी। शेफर्ड होते हैं दोस्तों जो भेड़ गडरिए होते हैं, जो जैसे गांव में भेड़ें चलाते हैं और जंतु पालन करते हैं। एंड कैलेंडर आप सब जानते हो, जिसमें 12 मंथ का जिक्र होता है, 12 महीनों का जिक्र होता है। तो जैसे शेफर्ड का मतलब है भेड़ गडरिए एंड कैलेंडर का मतलब है 12 मंथ, तो वैसे ही ये जो वर्क है शेफर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का, इसकी थीम जो है शेफर्डियन, भेड़ गडरियों पे आधारित है। ठीक है, और जैसे कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, वैसे इसमें 12 पोएम्स हैं और हर पोएम अलग अलग महीने को समर्पित है, डेडिकेटेड है। ठीक है, तो यू कैन सी जो इस वर्क का नेम है उसी से ही हमें इसकी थीम भी पता लग गई, और कि शेफर्ड है, भेड़ गडरिए की थीम है, और कैसे इसमें 12 पोएम्स हैं, जैसे कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, और कैसे हर पोएम हर एक मंथ को डेडिकेटेड है, वो भी पता लग गया। तो ये अब मैं आपसे नेक्स्ट टिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जो वर्क का टाइटल होता है वो भी गागर में सागर होता है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखें, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लग जाती हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो बीइंग अ लिटरेरी स्टूडेंट, आपने जो भी वर्क का आप टाइटल पढ़ रहे हो उसको अच्छे से देखें। 100 में से 95 to 98% जो टाइटल का नेम होता है उससे बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, या अगर आप उसके बारे में पढ़ें, टाइटल से रिलेट करके आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। सिर्फ 4 to 5% चांसेस ऐसे होते हैं कि टाइटल कुछ और हो और अंदर की स्टोरी कुछ और हो। तो दिस इज़ द सेकेंड टिप ऑफ द डे कि जब कभी कोई वर्क आए उसके टाइटल को अच्छे से देखें, उसको खंगालें एंड बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। इसी के नेम से ही हमें थीम और इसकी 12 पोएम्स पता लग गई। ठीक है, आइए अब इस वर्क की खास बातें देखते हैं। तो दोस्तों शेफर्ड कैलेंडर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वर्क 1589 में लिखा गया था। 1579 में ये वर्क डेडिकेटेड है रोजीलैंड पर्सन को, यानी कि पर्सन थे रोजीलैंड, ये एडमंड स्पेंसर के समकक्ष के ही हैं, उनको ये समर्पित थे। ये सबसे पहली पास्टोरल पोयम है एवर। ठीक है, पास्टोरल का मतलब होता है ऐसी पोयम जिसमें भेड़ गडरिए की थीम हो, मतलब गांव की रस्टिक थीम हो। तो उस प्रकार की ये सबसे पहली पोयम लिखी गई थी। शेफर्ड कैलेंडर वाज द फर्स्ट एवर पास्टोरल, ये सबसे पहली ऐसी पोयम थी जिसमें भेड़ गडरिए की थीम हो। ठीक है, जहाँ कहीं भी शेफर्ड आ गया, भेड़ गडरिया आ गया, समझ आओ आप पास्टोरल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये भेड़ गडरिए की थीम पे पहली पोयम थी। एंड एक और बात भी है, एडमंड स्पेंसर का भी जो पहला वर्क पब्लिश हुआ है वो भी यही है। ठीक है, तो एडमंड स्पेंसर का हम शेफर्ड कैलेंडर अभी पढ़ रहे हैं, आगे फेरी क्वीन पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे वर्क हैं। तो ये एडमंड स्पेंसर का पहला वर्क था जो पब्लिश हुआ, और ये पहली पास्टोरल पोयम है। पास्टोरल यानी कि जिसमें शेफर्ड भेड़ गडरिए की थीम है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 प्रकार के डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, है ना। स्टेंजा, देखो जब कभी कोई पोएम लिखी जाती है, हम उसमें रिदम लेकर आते हैं, तो वो रिदम के पहरे होते हैं ना, 2 लाइन का कपलेट होगा, 3 लाइन का टर्जा राइमा है, ट्रीसेट है, 4 लाइन का क्वार्टरेन है ना, अलग अलग रहता है। तो वैसे ही शेफर्ड कैलेंडर में 5 अलग अलग प्रकार के स्टेंजा की फॉर्म है, अलग अलग प्रकार के स्टेंजा की फॉर्म है। ठीक है, और कौन से वो 5 अलग अलग प्रकार के स्टेंजा फॉर्म है, ये आपने गूगल से सर्च करना है। डू गो एंड सर्च इट कि ये 5 स्टेंजा फॉर्म कौन कौन से हैं शेफर्ड कैलेंडर में।
उसके बाद दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे हर मंथ ईयर में 12 मंथ होते हैं, वैसे ही इसमें 12 पास्टोरल पोयम है, हर पोयम एक मंथ को डेडिकेटेड है। ठीक है। और एक और बात, ये सिर्फ पास्टोरल पोयम नहीं है, ये इकोलॉग भी हैं। इकोलॉग एक प्रकार के पास्टोरल पोयम ही होती हैं जिसमें डायलॉग्स की फॉर्म होती है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी पोयम है जिसमें भेड़ गडरिए की थीम है, ठीक है, पर उसमें डायलॉग्स की बात हो रही है, जैसे उसमें जो भी पात्र हैं वो आपस में डायलॉग की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो वो पास्टोरल ना रहकर वो इकोलॉग बन जाती है। तो शेफर्ड कैलेंडर इज इकोलॉग आल्सो। पास्टोरल तो ये है ही, इसकी थीम भेड़ गडरिए की तो है ही, पर इसमें जो भी पात्र हैं वो पोयम में डायलॉग की फॉर्म में कन्वर्सेट करते हुए बताए गए हैं, तो हम इन्हें इकोलॉग भी कह सकते हैं। ठीक है। ये एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यू है, अकेला भी आ सकता है या कंबाइन लेवल पे भी जैसे आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट है बताओ कौन सही है गलत, वैसे भी आ सकता है। इसके बाद दोस्तों थीम आपको पता लगी गई, रूरल लाइफ, फील्ड, नेचर, शेफर्ड, शेफर्डेस। रूरल लाइफ गाँव की लाइफ, फील्ड यानी कि खेत, नेचर यानी कि प्रकृति, भेड़ गडरिए गडरियानी, ये आपको पता लगी गया। ठीक है। और खास बात क्या है दोस्तों, जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि ये एडमंड स्पेंसर का पहला वर्क था जो पब्लिश हुआ, पहली पास्टोरल पोयम थी, पर एडमंड स्पेंसर ने इसे खुद पब्लिश नहीं कराया था, बल्कि एक अननोन राइटर थे इमेरिटो करके। ठीक है। अननोन है तभी हम उन्हें इमेरिटो कह रहे हैं, उन्होंने इसे पब्लिश कराया था। तो नो डाउट एडमंड स्पेंसर का जो पहला वर्क पब्लिश हुआ है वो शेफर्ड कैलेंडर है, पर एडमंड स्पेंसर ने खुद ने इसको पब्लिश कराया। एक अननोन राइटर हैं, एक ऐसे राइटर जिनका हमें नाम नहीं पता है और हम उनको इमेरिटो कह रहे हैं क्योंकि वो अननोन है, तो उन्होंने ये पब्लिश कराया था। ठीक है। और आपको पता है इस वर्क की वजह से एडमंड स्पेंसर इतने फेमस हुए थे कि चौसर के बाद के जो फर्स्ट नेशनल पोएट का खिताब था वो एडमंड स्पेंसर को मिल गया था। ठीक है। देखो एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज के पोएट हैं, ठीक इससे पहले चौसर एज आई है, चौसर का बोलबाला था, चौसर भी पोएट था, अपने क्षेत्र में बेस्ट था। तो चौसर के बाद अगर किसी को एक नेशनल लेवल पे पोएट का दर्जा मिला था वो हमारे एडमंड स्पेंसर थे, क्योंकि उनकी ये शेफर्ड कैलेंडर इतना पॉपुलर हुआ था दोस्तों, वर्क इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि इन्हें नेशनल लेवल का पोएट का अवार्ड मिला था। चौसर के बाद अगर किसी पोएट को रिकॉग्नाइजेशन मिली तो ये पहले थे। ठीक है। और इस वजह से दोस्तों हमें ग्रेट एलिजाबेथन पोइट्री देखने को मिली। तो जनरली हम तो यही सोचते हैं एलिजाबेथन एज है उसमें शेक्सपियर है तो ड्रामा होगा, नहीं, इसमें पोइट्री भी है और एडमंड स्पेंसर को इसका श्रेय जाता है। ठीक है। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, इनकी पोइट्री में अगर हम देखें मेलोडी या वर्स की फॉर्म देखें वो ट्रेडिशनल है, यानी कि इनका जो कविता लिखने का तरीका है वो जो पुराना तरीका था वही इन्होंने फॉलो किया था, अपनी तरफ से कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। और एक बहुत खास बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, 12वें स्टेटमेंट जो है इसको बताने से पहले इन्होंने जो ये कविता लिखी थी ना, मतलब एग्जैक्ट समझ नहीं आती, क्योंकि आप जब कोई चीज़ समझते हो आप उसमें जो छुपी हुई लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करते हो, जो भाषा है ना। तो ये जिस भाषा में एडमंड स्पेंसर ने लिखी है समझ नहीं आता कि इंग्लिश है या कौन सी लैंग्वेज है, मतलब समझ नहीं आता। तो जॉनसन ने ये स्टेटमेंट भी दी थी, हिज वर्क्स आर नॉट इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, मीन्स बियॉन्ड इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉमन मैन। तो जॉनसन ने बकायदा कहा था कि जिस स्टेटमेंट में बेन जॉनसन लिख रहे हैं, ये हमारे जिस लैंग्वेज में एडमंड स्पेंसर लिख रहे हैं, ना ये एग्जैक्ट इंग्लिश ही भाषा है ना ये एग्जैक्ट कोई और ही भाषा है, यानी कि जो कॉमन आदमी है उसकी कॉम्प्रिहेंशन से, उससे सोच के परे है। ठीक है। पर आपको पता है या तो जो चीज़ बहुत समझ आ जाती है वो पॉपुलर हो जाती है, या जो समझ नहीं आता वो भी पॉपुलर हो जाता है। तो इनका जो लैंग्वेज थी दैट वाज समथिंग डिफरेंट, जो उनके आसपास के जो पर्सन यूज़ कर रहे थे वो। और जॉनसन ने बकायदा कह भी दिया सिर्फ शेफर्ड कैलेंडर को लेके नहीं, बाकी भी इनके जो भी वर्क हैं ना वो एग्जैक्ट इंग्लिश ही लैंग्वेज है ना कोई एग्जैक्ट कोई और ही लैंग्वेज, यानी कि कॉमन आदमी उसको समझ नहीं सकता। ठीक है। तो यह दोस्तों शेफर्ड कैलेंडर के बारे में। अब अगला वर्क हमने लेना है, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक हमने एक तो एडमंड स्पेंसर की इंट्रो ली, इसको आप गूगल कर लेना,
टॉप पे 4 या 5 लाइनें निकलती हैं, उसको नोट कर लेना। उसके बाद हमने किया शेफर्ड कैलेंडर, इसको भी आपने गूगल कर लेना है। टॉप पे जो भी 4 या 5 लाइन्स निकलती हैं वो लिख लेनी है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी लाइन्स इसके बारे में की, आपको पूरा पता भी लग गया, समझ भी आ गया। जब आप गूगल से भी देखोगे यही चीज़ें होंगी, थोड़ी सी और होंगी, पर वो ज़रूरी है करनी, वो आपको एग्ज़ाम के पास लेकर जाएंगी। अब ध्यान से सुनो, देखो मेरे पास जनरली ऐसे बच्चे आते हैं जिनको टफ लगता है इंग्लिश में पढ़ना, जिनको हिंदी मीडियम से है, बहुत गैप पड़ गया है कुछ, तो देखो समझा मैं दूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, पर आपको अगर आप जो मैं कह रही हूँ गूगल से पढ़ो, नोट डाउन करो, उसको नहीं करोगे, जो कि आप ही कर सकते हो, मैं नहीं आपके भी आप पे कर सकती, तो जब पेपर में प्रश्न आओगे तो पाए जाओगे तुम। क्योंकि देखो आपका पेपर द्विभाषा में नहीं आ रहा है कि हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश में पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम में ही, ओके। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो लेवल होता है लैंग्वेज का वो हाई होता है, ठीक है। आपको बशर्ते उत्तर आता होगा, पर अगर आपको प्रश्न ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है, आप गलत करके आओगे, ओके, चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई की है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ के साथ आपको गूगल से सर्च करने को, रीड करने को, नोट करने को कहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ बेटा आप ही कर सकते हो। आपकी आंखों की जगह मेरी आंखें नहीं होंगी एग्जाम में, आपकी ही होंगी, आपका ही ब्रेन वहाँ पे होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हर चीज़ आपको मिल रही है, हर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, जो मैं साथ साथ में कह रही हूँ करते चलो। एक लेक्चर किया करो, उस लेक्चर के साथ ही जो गूगल का कहा होता है उसे किया करो, बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, पर वहाँ पर आप जाएंगे, आपकी आइज, आपका ब्रेन वहाँ पे होगा, उसको उस लेवल पे ब्रशअप करना है, उसकी प्रैक्टिस करानी है। रातों रात नहीं कोई लैंग्वेज डेवलप होती है, रातों रात नहीं रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, ठीक है। पर जो मैं कह रही हूँ उसे अच्छे से करोगे तो मलाई मक्खन की तरह पेपर निकलेगा। तो अभी इस लेक्चर के लिए फिलहाल आपने शेफर्ड कैलेंडर एंड एडमंड स्पेंसर को गूगल करना है, जो भी लाइन है हमने नोट डाउन, शॉर्ट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एंड इनका पॉपुलर वर्क लेंगे फेरी क्वीन। और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, ऐप के ऊपर ही कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ये सारा अवेलेबल है बुक्स की फॉर्म में। अगर ये जो सारा आप पढ़ रहे हैं इसे आप नहीं लिखना चाहते, समय बचाना चाहते हैं, और जो फिर गूगल वाला है वो ही लिखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बुक्स का सेट ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, जिसमें हर बुक पे आपको अलग, मतलब हर यूनिट पे अलग से बुक आएगी। जैसे आप हर यूनिट पे अलग से अभी ये सारी लेक्चर देख रहे हो, वैसे अलग से बुक आएगी। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में अंडरलाइन करो, साथ साथ में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा और आपका समय बचेगा। और वहाँ पे साथ में ही दोस्तों इतनी जगह है, जो गूगल से भी नोट डाउन करना है वो भी आपका अच्छे से नोट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, और वो स्टडी मटेरियल भी जितने में अकेला कोर्स आता है ना, उससे उसके भी आधे से आधे रेट पे आपको ये कोर्स और कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, ठीक है। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। आने वाले लेसन में फेरी क्वीन को टारगेट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेशन अच्छा लगा, सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें, हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप है। और क्या आप कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही, तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए पॉकेट पढ़ाई ऐप, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड कंप्लीट कोर्स आने वाले एनटीए इंग्लिश पे आपका पूरा वेट कर रहा है, मस्तम मस्तम कोर्स, जिसमें ऐसे ही लेक्चर हैं जो भी आप सुन रहे हैं। साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के साथ दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वारी हो आप जरूर संपर्क करिए, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी। और बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे उनके लिंक्स भी वीडियो पे हैं, डू फॉलो अस देयर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखें, जो पढ़ा रही हूँ पढ़िए, जो बता रही हूँ, जो गाइड कर रही हूँ उसे फॉलो करिए। अगर वाकई एक सीरियस एस्पायरेंट है, टेक केयर।